From the last two lectures, we were discussing the fields due to a point charge in uniform rectilinear motion. In the first lecture, you have seen we have calculated the Lennard-Wiechert potential for a point charge which is in motion along a straight line with a constant velocity in a convenient form. And in the second lecture, using those expressions for Lennard-Wiechert potentials, you have calculated the expression for the electric field produced by the point charge in uniform rectilinear motion. Now, in the present lecture, our aim is to find the magnetic field due to the point charge in uniform rectilinear motion. And after that, we will discuss these results. So, in fact, this is also a mathematics. So, you will find physics less, mathematics more. But in the last lecture, physics will dominate, when we will discuss all the results which we have obtained in these lectures, and then you will see the significance of these results. So let us see, as you have considered that the point charge is moving along a x-axis with a constant velocity v, और इसी रिगार्डिंग आपने सपोज किया था, कई बार अब तक आप यह पढ़ चुके हैं कि ये जो बी आप फिगर में देखते हैं ये हमारे पॉइंट चार्ज का प्रेजेंट पोजीशन है और ए उसका रिटार्डेड पोजीशन। ये सारी बात अब आपके लिए पुरानी हो चुकी है, आप कई बार इन बातों को देख चुके हैं। फिर आप देखिए कि जो रिटार्डेड पोजीशन है हमारे पॉइंट चार्ज का, इसके रेस्पेक्ट में फील्ड पॉइंट पी, जिसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपने माना है एक्स वाई जेड, उसका पोजीशन वेक्टर है आर नॉट। ये भी पुरानी बात है जो आप पहले से मानते आ रहे हैं। और जो प्रेजेंट पोजीशन है चार्ज का बी, उसके रेस्पेक्ट में फील्ड पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है आर। साथ ही साथ पॉइंट चार्ज का जो मोशन हो रहा है एक्स के डायरेक्शन में, या कहिए कि जो पॉइंट चार्ज का वेलोसिटी भी है, उस भी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर आर के बीच बनने वाला एंगल है थीटा। बी पॉइंट को अगर आप इनफैक्ट ओरिजिन कंसीडर कर लेते हैं, तो उस स्थिति में पॉइंट पी का अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट लिखें तो दैट विल बी आर थीटा, दैट विल बी आर थीटा। और इनफैक्ट इसी पॉइंट पी पर लिनार्ड-विचर्ट पोटेंशियल क्या होगा, ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया था आर और थीटा के टर्म में। मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेशन के लिए केवल हम लोगों को ज़रूरत है वेक्टर पोटेंशियल ए के एक्सप्रेशन का, इसीलिए हमने इस लेक्चर में केवल उसे ही मेंशन किया है। वैसे आप पिछले क्लासेज में फाई और ए दोनों का एक्सप्रेशन देख चुके हैं, उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म भी देख चुके हैं। तो उसी एक्सप्रेशन से स्टार्ट करते हुए अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर क्या क्रिएटेड होगा इस मूविंग पॉइंट चार्ज के कारण, उसको फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए कि आप कुछ बातें ऐसी होगी जो आप ऑलरेडी पिछले क्लास में पढ़े हैं। जैसा कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो वेक्टर पोटेंशियल ए है, इनफैक्ट वह वेक्टर पोटेंशियल ए किसके डायरेक्शन में होता है, तो वह बीटा वेक्टर के डायरेक्शन में होता है, दैट इज पैरेलल टू बीटा। बीटा मीन्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में। इसीलिए वेक्टर पोटेंशियल ए का केवल एक ही नॉन जीरो कंपोनेंट आता है, वह है एक्स कंपोनेंट। इसलिए हमने ए एक्स को सिंपली ए ही लिखा है, वेक्टर फॉर्म में लिखा भी नहीं। और आप जान चुके हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है, कि दिस इज क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी टाइम्स बीटा ओवर आर स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर हाफ। इज इट ओके? आपको याद है, ये रिजल्ट आपने पिछले क्लास में पढ़ा था। साथ ही साथ जैसा अभी हमने बताया कि ए वेक्टर दैट इज वेक्टर पोटेंशियल कंप्लीटली वेलोसिटी के डायरेक्शन में है इस केस में, इसीलिए इसका जो y और z कंपोनेंट है वह दोनों जीरो है। सो ए वाई एंड ए जेड बोथ आर जीरो, क्योंकि बीटा एक्स तो बीटा के बराबर है, लेकिन बीटा वाई और बीटा जेड जीरो के बराबर है।
साथ ही साथ आपने ये भी देखा था और अभी के फिगर से भी आप समझ सकते हैं कि जो पी पॉइंट का जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वह एक्स वाई जेड और उसका पोजीशन वेक्टर है आर, इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर होता है। फिर जब आपने एक्स को लिखा था आर कॉस थीटा, वह पुट करने के बाद रिजल्ट आ जाता है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसको फिर से फिगर के आधार पर डिटेल में नहीं जाना चाहते, आप ऑलरेडी पिछले लेक्चर में इन सब बातों को काफ़ी डिटेल में सीख चुके हैं, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब आप गौर करिए, अब हम अगर ए को फाइंड आउट करें, बाकी कंपोनेंट तो जीरो ही है, ए मीन्स ए एक्स, तो इसी रिजल्ट में अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम ए को एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो आर स्क्वायर के जगह पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जहाँ है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा उसके जगह पर लिख देंगे आप वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस सब्स्टिट्यूशन के बाद यह जो रिजल्ट है वेक्टर पोटेंशियल ए के एक्स कंपोनेंट के लिए, आप उसको क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी इंटू बीटा। अब देखिए, अब ये जो डिनोमिनेटर में फैक्टर है आर स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर हाफ, इसको अगर न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगा, सो दिस इज माइनस हाफ, और साथ ही साथ आर स्क्वायर के जगह पर लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर लिख दिया वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, तो दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर द एक्स कंपोनेंट, या सिंपली आप वेक्टर पोटेंशियल भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि वाई और जेड तो जीरो ही है। उसके लिए आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ए के एक्सप्रेशन को फाइंड आउट कर लिया। लेकिन हमारा प्राइम एम क्या इस लेक्चर का, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगा चार्ज उसे फाइंड आउट करना। अब फिर आप याद कीजिए, जो इस चैप्टर का हमने पहला क्लास लिया था इलेक्ट्रोडायनामिक पोटेंशियल पर, तभी आपको बताया था कि जो वेक्टर पोटेंशियल ए कैसे डिफाइंड होता है। एक्चुअली इट इज़ डिफाइंड थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड बी, क्योंकि ए जो है वह मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है। और आपको याद होगा कि हमने फाइंड आउट किया था कि मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर होता है कर्ल ऑफ ए। याद आ रहा है, ये आपने पढ़ा है। एंड कर्ल ऑफ ए इक्विवेलेंटली इट मे बी रिटन एज डेल क्रॉस ए, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसलिए हमने इक्विवेलेंट का साइन दिया है, बोथ आर सेम। आइदर आपको कर्ल ए लिखना है या आपको डेल क्रॉस ए लिखना है। अब देखिए, अब अगर इस बी को आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जानना चाहते हैं तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कर्ल ऑफ ए वेक्टर का डेफिनेशन जब आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो आपको मालूम है कि कैसे डिफाइन करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट में आप फर्स्ट रो में आई जे के जो 3 यूनिट वेक्टर है एक्स वाई जेड डायरेक्शन का वह लिखते हैं। फिर ऑपरेटर्स लिख देते हैं डेल डेल एक्स डेल डेल वाई एंड डेल डेल जेड, और तब जिस वेक्टर का कर्ल निकालते हैं उसका एक्स वाई और जेड कंपोनेंट लिखते हैं। यहाँ किसका कर्ल निकाल रहे हैं आप, ए का। सो ए का एक्स कंपोनेंट दैट इज ए एक्स, उसका वाई कंपोनेंट ए वाई, और फिर उसका जेड कंपोनेंट ए जेड। लेकिन आप तो जानते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन में ए एक्स हमारा ए के बराबर है, लेकिन ए वाई और ए जेड दोनों ही जीरो है, इसलिए हमने ए वाई और ए जेड के जगह पर 0 0 लिख दिया। इज इट ओके? अब ये सिंपल सा डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं। फिर देखिए, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी को अगर उसके कंपोनेंट के सम के रूप में लिखें तो अगर आप मान लेते हैं कि उसका एक्स कंपोनेंट बी एक्स है, वाई कंपोनेंट बी वाई और जेड कंपोनेंट बी जेड, तो बी कैन बी रिटन एज बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, यू नो। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करिए, क्या लिखेंगे, डेल 0 बाय डेल वाई माइनस डेल 0 बाय डेल जेड टाइम्स आई। अब देखिए, डिटर्मिनेंट में सेकंड टर्म में माइनस होता है, लेकिन हमने यहाँ प्लस लिखा, तो क्या करेंगे, ऑपरेशन का ऑर्डर उल्टा कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में हम लोग लिखेंगे डेल ए बाय डेल जेड।
अब माइनस डेल जीरो बाय डेल एक्स, अब देखिए यहाँ पर जे, एंड लास्ट टर्म में फिर प्लस ही होता है, यहाँ क्या लिखेंगे, डेल जीरो बाय डेल एक्स माइनस डेल ए बाय डेल वाई के। ओके, अब फर्स्ट टर्म आप देखिए RHS में जीरो हो गया, सेकेंड टर्म सिर्फ डेल ए बाय डेल जेड जे होगा, और थर्ड टर्म में माइनस डेल ए बाय डेल वाई के होगा, क्योंकि डेल जीरो बाय डेल एक्स, डेल जीरो बाय डेल वाई, डेल जीरो बाय डेल जेड ऑल आर जीरो। तो आप देखिए कि यह सिंप्लीफाई होकर के आपका रिजल्ट क्या हो गया, दिस इज बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के इक्वल टू जीरो आई प्लस डेल ए बाय डेल जेड जे माइनस डेल ए बाय डेल वाई के। अब आप फिर जानते हैं कि अगर दो वेक्टर इक्वल होता है तो दोनों वेक्टर का जो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स है एक्चुअली दोज आर इक्वल। सो हियर एक्स कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी एक्स बराबर होगा RHS में जो एक्स कंपोनेंट है दैट इज जीरो। इसलिए अगर आप एक्स वाई जेड कंपोनेंट को यहाँ इक्वेट करें तो यह वेक्टर इक्वेशन अब तीन स्केलर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। पहला इक्वेशन क्या होगा, बी एक्स इक्वल टू जीरो। तो बी एक्स तो ऑलरेडी मालूम हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड का ऐसे स्थिति में एक्स कंपोनेंट जीरो होगा। अगर चार्ज पार्टिकल का मोशन एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आपने माना है तो उस समय मैग्नेटिक फील्ड एक्स के डायरेक्शन में जीरो होगा। ये बहुत रिमार्केबल बात है और लोअर क्लासेज में हम लोग पढ़ते भी हैं कि करंट जिस लाइन पर फ्लो करता है उस लाइन पर उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस होता है। लेकिन व्हाट विल बी बी वाई आपको इक्वेट करिए, दैट विल बी इक्वल टू डेल ए बाय डेल जेड, एंड बी जेड देखिए दैट विल बी इक्वल टू माइनस डेल ए बाय डेल वाई। इज इट ओके? अब बी एक्स तो ऑलरेडी निकल गया, अब बी वाई और बी जेड को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखिए बी वाई किसके बराबर है, डेल ए बाय डेल जेड। अब ए का वैल्यू जो आप ऑलरेडी अभी देख चुके हैं, हम एक बार आपको अगेन उसको दिखाते हैं कि ए का वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में डिफाइंड है, इसी को पुट कर देंगे। फिर इसमें आप देखिए कि ये जो क्यू बीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये एक्चुअली कांस्टेंट है, उसको ऑपरेटर के बाहर रख लेंगे, इसलिए क्यू बीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ ऑपरेटर डेल डेल जेड के बाहर लिख लिया गया। और डिफरेंशिएशन किसका होगा, तो डिफरेंशिएशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर माइनस हाफ। इज इट ओके? अब इस टाइप के डिफरेंशिएशन को आप पिछले क्लास में भी कई बार कर चुके हैं, और डिफरेंशिएशन तो आपके लिए सिंपल सी बात है, ये बहुत ही लोअर क्लास में पढ़ा जाता है, आप जानते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिफरेंशिएटेड होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ x के जगह पर स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर लिखा हुआ टर्म है और n के जगह पर माइनस हाफ है। सो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला दिस विल बी माइनस हाफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर माइनस हाफ माइनस 1। लेकिन माइनस हाफ माइनस 1 माइनस 3/2 होगा, तो यहाँ लिख दिया माइनस 3/2। ओके, अब जो स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर टर्म है उसका डिफरेंशिएशन करना है जेड के रेस्पेक्ट में। ध्यान दीजिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो एक्स स्क्वायर का तो जीरो हो जाएगा, वाई स्क्वायर का भी जीरो हो जाएगा, और जेड स्क्वायर का होगा 2z। तो देखिए हमने लिखा 2z, और फिर माइनस बीटा स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको ऑपरेटर के बाहर रखिए, वाई स्क्वायर का अगेन जीरो हो गया और जेड स्क्वायर का 2z हो गया। सो दिस विल बी माइनस 2z इंटू बीटा स्क्वायर। ओके, अब 2z माइनस 2z बीटा स्क्वायर, इसमें 2z कॉमन आ जाएगा और वह 2 और यहाँ वाला यह 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या बच रहा है,
अब यहाँ माइनस साइन है हाफ के पहले, इसलिए बी वाई बराबर होगा माइनस क्यू बीटा इंटू जेड, जेड यहाँ से आ रहा है, जेड जो कॉमन लिया, इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर, यहाँ पर जब 2z कॉमन लीजिएगा तो 1 माइनस बीटा स्क्वायर बचेगा, एंड डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी। और फिर देखिए ये जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट वाला टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अब माइनस बीटा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर -3/2। इसको अगर आप डिनोमिनेटर में फिर लाते हैं तो +3/2 पावर हो जाएगा। साथ ही साथ डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इसको बदला था, लेकिन जब रिजल्ट फिर लिखेंगे तो फिर पोलर में लिखेंगे। तो अगेन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के जगह पर आर स्क्वायर लिख लेंगे, और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के जगह पर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। इसलिए डिनोमिनेटर में टर्म हो गया आर स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 3/2। तो दो कंपोनेंट अब तक मैग्नेटिक फील्ड का आपने निकाल लिया। बी एक्स इक्वेशन 2 में डिफाइंड है जो 0 है, और बी वाई इक्वेशन 3 में डिफाइंड है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ठीक इसी तरह से सोचिए, अब आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का तीसरा कंपोनेंट दैट इज बी जेड, जो किसके बराबर है, -del A/del y। अब इसको भी आप सिमिलर मैनर से, जैसे आपने बी वाई निकाला वैसे ही निकालना है। एक फर्क है कि यहाँ पहले माइनस साइन है, तो फिर ए का वैल्यू जैसा बी वाई कैलकुलेशन में रखा वही रखेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन इस बार y के रेस्पेक्ट में करेंगे इंस्टेड ऑफ जेड, जेड के बदले y के रेस्पेक्ट में, और फिर इसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। हमने ये करके नहीं दिखाया जान करके कि आप इसको वर्कआउट करिए, दिस इज होमवर्क फॉर यू। आप करके देखिए, हमने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया कि बीजेड का वैल्यू तब बराबर हो जाएगा क्यू बीटा वाई ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 3/2। ध्यान दीजिए बी वाई के वैल्यू में माइनस है, लेकिन बी जेड का जो फाइनल वैल्यू आया उसमें माइनस नहीं है, क्योंकि यहाँ डिफाइनिंग इक्वेशन में पहले ही माइनस लगा हुआ है। इज इट ओके? अब आप जरा गौर करिए, ये जो 3 रिजल्ट मिला, आप देखते हैं कि जब हमने बी एक्स का वैल्यू लिखा है तो वह 0 के बराबर है, ठीक है, और बी वाई के एक्सप्रेशन में मैग्नेटिक फील्ड का या y कंपोनेंट है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन में आ जाता है z। उसके एक्सप्रेशन में क्या है, z कंपोनेंट है y और आता है RHS में z। और ठीक इसी तरह से जब आप z कंपोनेंट लिखते हैं तो आता है y। इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिजल्ट नहीं है, सिमेट्री मेंटेन नहीं हो रहा है। अब इस तीनों के वैल्यू को, बी एक्स बी वाई बी जेड के वैल्यू को अगर सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना हो, एक जैसा दिखे कि अगर LHS में x कंपोनेंट है तो RHS में भी x जैसा चीज़ दिखना चाहिए, बी वाई में RHS में y जैसा कोई चीज़ दिखना चाहिए, बी जेड में RHS में z जैसा कोई चीज़ दिखना चाहिए। अगर इस सिमेट्री को लाना हो तो उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा काम करना होगा। इनफैक्ट उसके लिए हम लोग करते क्या है, इस स्टेप को आप याद रखिए कि हम बीटा क्रॉस आर का वैल्यू निकालेंगे। बीटा क्रॉस आर, आप जानते हैं कि बीटा जो वेक्टर है वह तो कंप्लीटली एक्स के डायरेक्शन में है, दैट इज सिंपली बीटा आई, लेकिन जो हमारा पोजीशन वेक्टर आर है फील्ड पॉइंट का चार्ज के प्रेजेंट पोजीशन के रेस्पेक्ट में, वह है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यू नो, आप जानते हैं इस बात को। तो ऐसी स्थिति में दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जब फिर डिटर्मिनेंट फॉर्म में डिफाइन करेंगे तो ये सब बेसिक बहुत सिंपल सी बात है जो आप जानते हैं। तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे डिटर्मिनेंट आई जे के
अब लिखेंगे पहला वेक्टर बीटा का कंपोनेंट्स, उसका x कंपोनेंट बीटा है लेकिन y और z कंपोनेंट इसका 0 0 है। लेकिन r वेक्टर का जो x y z कंपोनेंट है वह तो x y और z ही है, तो उसके जगह पर x y z लिख दिया। फिर इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करिए। देखिए i को अगर आपने रख लिया तो हो जाएगा 0 इंटू जेड माइनस 0 इंटू वाई, बट 0 इंटू जेड दैट इज 0, 0 इंटू y that is also 0, so this is 0 minus 0i। अब सेकेंड टर्म में j लेना है और फिर आप जानते हैं डिटरमिनेंट में सेकेंड टर्म में माइनस होता है, लेकिन हमने यहाँ प्लस लिखा है तो ऑर्डर उल्टा कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे 0 इंटू एक्स, 0 टाइम्स x जो हो गया 0, अब माइनस बीटा इंटू जेड, तो माइनस बीटा इंटू जेड j। फिर थर्ड टर्म में k के लिए k रखेंगे और बीटा इंटू वाई, अब माइनस 0 इंटू एक्स, सो बीटा वाई माइनस 0। ओके, अब फिर देखिए LHS का वेक्टर हमारा है बीटा क्रॉस आर। LHS का वेक्टर क्या है, बीटा क्रॉस आर, और RHS में मिला 0i माइनस बीटा जेड जे अब प्लस बीटा वाई के, यही मिल रहा है। फिर आप जानते हैं कि हम अब LHS के वेक्टर के x, y और z कंपोनेंट को RHS के वेक्टर के x, y और z कंपोनेंट के इक्वल लिख सकते हैं। तो देखिए बीटा क्रॉस r वेक्टर का x कंपोनेंट, इसको लिख दिया बीटा क्रॉस r, सबस्क्रिप्ट में लिख दिया x। इसका मीनिंग क्या हुआ कि दिस इज x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर बीटा क्रॉस आर। बीटा क्रॉस आर एक वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट के बाद एक ही वेक्टर मिलेगा ना, सो दिस इज x कंपोनेंट ऑफ बीटा क्रॉस आर एंड यू कैन सी दिस इज सिंपली इक्वल टू 0, तो ये 0 के बराबर है। फिर बीटा क्रॉस आर का y कंपोनेंट, बीटा क्रॉस आर y, दैट विल बी इक्वल टू माइनस बीटा जेड। आप देखिए j का जो कोफिशिएंट है वह माइनस बीटा जेड है, एंड बीटा क्रॉस आर का z कंपोनेंट, बीटा क्रॉस आर जेड, दैट इज सिंपली बीटा वाई। ठीक है, अब बीटा क्रॉस आर का x कंपोनेंट अगर 0 है तो 0 से तो आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो अब हम बीटा bx दैट इज मैग्नेटिक फील्ड का x कंपोनेंट जो 0 है, एक्चुअली उसको भी हम by और bz के फॉर्म में ही लिखना चाहते हैं, उसी के फॉर्म में हम उसको व्यक्त करना चाहते हैं। तो ऐसे स्थिति में पहले आप जरा ध्यान से देखिए, पहले आप bx को छोड़िए, पहले आप बात करिए, मान लीजिए कि हम bz की ही बात करते हैं, सामने में है, फिर नहीं तो पेज उलटना होगा। bz के एक्सप्रेशन को देखिए, इसमें क्या है बीटा y, यहाँ पर ध्यान दीजिए बीटा y, और बीटा y किसके बराबर है, यहाँ ध्यान से देखो, बीटा y इज इक्वल टू बीटा क्रॉस आर जेड। तो इक्वेशन 4 में जहाँ बीटा इंटू वाई है RHS में, उसके जगह पर बीटा क्रॉस आर जेड लिखा जा सकता है। ओके, और फिर देखिए कि इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें by के एक्सप्रेशन को, तो by के एक्सप्रेशन में आता है माइनस बीटा जेड, माइनस बीटा जेड। और आप गौर करिए कि माइनस बीटा जेड, ध्यान से देखो यहाँ पर कि वह तो बीटा क्रॉस आर का y कंपोनेंट के बराबर है, तो हम उसके जगह पर बीटा क्रॉस आर y लिख सकते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब ऐसे सोचिए कि अगर हम bx के एक्सप्रेशन में भी सब कुछ ऐसा ही लिख लें और बीटा क्रॉस आर x लिख लें, तो वो तो 0 है, तो होल रिजल्ट को 0 कर देगा और बीटा x हमारा bx हमारा 0 ही रह जाएगा। तो भले ही bx 0 है, लेकिन हम सिमेट्री मेंटेन करने के लिए उसे भी इस फॉर्म में लिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसको, दिस इज ओनली टू मेंटेन द सिमेट्री, टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इन ए सुटेबल फॉर्म। सुटेबल फॉर्म में लाने के लिए यह अलजेब्रा यूज किया जा रहा है। इसलिए बीटा x जो हमको पता है कि 0 है,
फिर भी हम उसको लिख रहे हैं q इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट c टाइम्स बीटा क्रॉस आर एक्स ओवर आर स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 3/2। ऐसा लिख लिया। ऐसा लिखने का ये अर्थ नहीं है कि बी एक्स जो है एक्स कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का वो जीरो नहीं रहा। आपको तो मालूम है कि बीटा क्रॉस आर का एक्स कंपोनेंट जीरो है, इसलिए ये जीरो ही है। ठीक है। अब इसी तरह से बी वाई कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अभी आपने देखा है, उसमें था माइनस बीटा जेड और माइनस बीटा जेड बराबर था बीटा क्रॉस आर का वाई कंपोनेंट जो यहाँ लिखा हुआ है। ओके। फिर बीजेड के एक्सप्रेशन को लिखेंगे, सेम रहेगा, केवल यहाँ आ जाएगा बीटा क्रॉस आर का जेड कंपोनेंट। अब आप देख सकते हैं कि बी एक्स बी वाई बी जेड बिल्कुल सिमेट्रिक रिजल्ट है। एकमात्र डिफरेंस अगर इस तीनों रिजल्ट में है तो वह किस चीज़ का, तो बी एक्स के एक्सप्रेशन में जहाँ बीटा क्रॉस आर का एक्स कंपोनेंट है, बी वाई के एक्सप्रेशन में उसके जगह पर बीटा क्रॉस आर का वाई कंपोनेंट है और बी जेड के एक्सप्रेशन में उसके जगह पर बीटा क्रॉस आर का जेड कंपोनेंट है। बाकी सारा फैक्टर आप देखते हैं कि सेम है। ओके। तो इन दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड all the three components of the magnetic field produced by the point charge in uniform motion. Okay? अब आप जब मैग्नेटिक फील्ड का तीनों कंपोनेंट जान गए और आपको मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जानना है, तो आप जानते हैं कि तीनों कंपोनेंट को अब क्या करेंगे, वेक्टोरियली ऐड कर देंगे। सो वेक्टर बी विल बी इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ओके। लेकिन आप अगर इक्वेशन 2a, 3a, 4a को देखें, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि इस तीनों रिजल्ट में बी एक्स बी वाई बी जेड के वैल्यू में एकमात्र फर्क है बीटा क्रॉस आर वेक्टर के एक्स वाई जेड कंपोनेंट का, बाकी चीज कॉमन है। इसलिए बीटा क्रॉस आर एक्स, बीटा क्रॉस आर वाई, बीटा क्रॉस आर जेड को छोड़कर बाकी चीज को कॉमन लिख लीजिए। इसलिए लिख लिया कि B विल बी इक्वल टू Q इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट C, एंड ये डिनोमिनेटर वाला फैक्टर भी लिख लिया, दिस इज आल्सो कॉमन। लेकिन फर्स्ट टर्म में तब बोलो क्या बच जाएगा, बीटा क्रॉस आर एक्स, और यहाँ आई से गुना करेंगे उसमें, सो बीटा क्रॉस आर एक्स आई। सेकेंड टर्म में बच रहा है बीटा क्रॉस आर वाई जे, और थर्ड टर्म में हो जाएगा बीटा क्रॉस आर जेड के। ओके। फिर देखिए, अगर आप तीन वेक्टर है, एक वेक्टर है बीटा क्रॉस आर, ध्यान देना बीटा क्रॉस आर दो वेक्टर नहीं है, मल्टीप्लिकेशन के बाद एक ही वेक्टर न होगा। तो बीटा क्रॉस आर एक वेक्टर है, उसके एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट को आप यहाँ पर वेक्टोरियली जोड़ रहे हैं, और वेक्टर के तीनों कंपोनेंट को वेक्टोरियली ऐड करने के बाद तो हमको वेक्टर मिल जाता है। सो इस स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर जो आपने लिखा है बीटा क्रॉस आर एक्स आई प्लस बीटा क्रॉस आर वाई जे प्लस बीटा क्रॉस आर जेड के, इसको क्या लिखेंगे, दिस विल बी बीटा क्रॉस आर, दिस इज सिंपली बीटा क्रॉस आर। सो दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन लाइक दिस, this B is equal to what, beta divided by C cross QR। एक्चुअली बीटा क्रॉस आर है, तो हमने थोड़ा सा अरेंज रूप में लिखा, C को अलग करके लिखा, इसके पीछे कुछ रीजन है इसलिए ऐसा किया है। तो बीटा बाय C क्रॉस क्यू आर इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, इनफैक्ट उसको कॉमन ले लिया है, इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 3/2। ओके। अब आप देखिए, अगर आप इस फैक्टर को देखें और पिछले क्लास को याद करें तो आपको याद आ रहा है कि Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल टू दी पावर 3/2 क्या है यह, आपने पढ़ा है
कि दिस इज एक्चुअली द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द फील्ड पॉइंट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी पॉइंट चार्ज के द्वारा पैदा हुआ, ठीक है। इसलिए हमने थोड़ा इसको अरेंज रूप में इक्वेशन ए में लिखा था। तो इसके जगह पर अब आप क्या कर सकते हैं, इसके जगह पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई लिख सकते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड बी विल बी इक्वल टू बीटा क्रॉस ई डिवाइडेड बाय सी, बीटा क्रॉस ई डिवाइडेड बाय सी। आप चाहें बीटा को अगर भी बाय सी लिख दीजिएगा तो इस रिजल्ट को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू भी क्रॉस ई डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वह डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, एंड दिस इज इनफैक्ट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को सेपरेटली नहीं सोचा जा सकता है, दोनों इंटर रिलेटेड होता है, एक दूसरे का कारण होता है यह। तो ये एक्सप्रेशन आपने फाइंड आउट कर लिया। एक्चुअली ऐसे एक्सप्रेशन को थोड़ा याद भी रखने का कोशिश कीजिए। और जैसा हमने आपको इस लेक्चर के शुरुआत में ही कहा था कि इस लेक्चर में हमारा एम केवल मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन को जानना है, इसलिए यहाँ मैथमेटिक्स ज़्यादा है, फिजिक्स कम है। लेकिन अब इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड के कैलकुलेशन के बाद एक चीज़ तो स्पष्ट हो गया है कि मूविंग पॉइंट चार्ज के कारण पैदा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ही वेलोसिटी डिपेंडेंट है। साथ ही साथ इसमें और कई बातें डिस्कशन का है जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। तो आज तक तो आपने मैथमेटिक्स देखा, बट जो फाइनल अब हमारा लेक्चर होगा इस पर, दैट विल बी कंप्लीटली ऑफ फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें फिजिक्स होगा जिसमें आप बड़ी इम्पॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे, बड़ी अच्छी अच्छी बातों को देखेंगे और आप इंजॉय करेंगे कि कितनी बात इसमें निहित है। उन सारी बातों को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम एक साथ करते तो थोड़ी कठिनाई हो जाती, इसलिए हमने डेरिवेशन अलग रखा और इसके डिस्कशन का एक सेपरेट लेक्चर लेंगे और तब आप इसको काफ़ी इंजॉय करेंगे।